लिए आए हुए हैं। हालांकि लोकतांत्रिक ढंग से हम लोगों ने प्रत्याशी को चुनने का प्रयास किया और सभी को रायशुमारी करने का अवसर दिया। कोई लोग ऐसे हैं जो इच्छा रखते हैं लोकसभा चुनाव लड़ने का, उनको भी हमने प्रेफर किया और फाइनली 12 नाम हमारे पास आए, जिनमें 4-5 नाम से हम लोग सहमत हुए। और योग्यता क्या रखी है आपने? अपने योग्यता पहले 2 साल से कंटिन्यू आंदोलन का में जुड़ा होना, क्योंकि धनबाद बोकारो में योग्यता पहले रहेगी कि आप आंदोलन से कितने जुड़े हैं, एक्टिव मेंबर कितने हैं और सबसे पहले बात आंदोलन में आप कितना समय दिए हैं, ये सारी अगर हम देखें तो आपकी बातों को सुने तो कभी 2 सीटों से तो कभी 5 सीटों से लड़ने की बात कर रहे हैं, तो क्या योग्य लोग आपके दलों में कम होंगे? लेकिन योग्य लोग कम नहीं है, एक्चुअली है कि फेस वैल्यू होती है। और लोकसभा का चुनाव बहुत बड़ा चुनाव है, मुखिया का चुनाव नहीं है। योग्य बहुत हैं, पीएचडी करने वाले हैं, एलएलबी करने वाले हैं, मास कॉम करने वाले हैं, एमटेक करने वाले हैं, एमफिल किए लोग हमारी पार्टी में हैं। और आपको बताना चाहेंगे पढ़े लिखे युवाओं की पार्टी है। लगभग 6 लोग हैं हमारे जो केंद्रीय कमेटी में पीएचडी कर रहे हैं। आईएसएम से पीएचडी किए हुए डॉक्टरेट लोग हमारी पार्टी में महासचिव के पद पर हैं। पढ़ी लिखी और योग्यता की कोई कमी नहीं है, बस ये है कि फेस वैल्यू और जो भी कारण अगर हम देखें तो बीजेपी के तरह आप भी फेस वैल्यू पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। देखिए, लोकसभा का चुनाव आपका फेस वैल्यू मायने रखता है, क्योंकि हर एक गाँव तक जरा वहाँ तो नहीं प्रचार के लिए जा पाएगा, वहाँ उस कैंडिडेट का फेस वैल्यू मायने रखता है। तो वो चीज़ें थोड़ा सा, क्योंकि मात्र 2 साल हुआ हम लोग का आंदोलन का और पार्टी बढ़ा वाला लगभग 1 साल भी नहीं हुआ है, जून के महीने में पार्टी बढ़ाए हैं। तो ये चीज़ थोड़ा सा यथार्थ की राजनीति करने वाले हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं अपने खापे के रूप में। लेकिन मेरा मानना है कि हम लोग अपनी ऊर्जा को सबसे महत्व रखते हैं और भले उनकी फेस वैल्यू नहीं है, लेकिन जब हमारे प्रत्याशी की घोषणा होगी गांव-गांव तक हम लोग आसानी से कितना टसन होगा धनबाद लोकसभा, जो कि बीजेपी एक भोजपुरी स्टार को उतार करके क्या असर पड़ेगा जेबीके? अभी तक शायद कंफर्मेशन नहीं हुआ है वो पवन सिंह जी का लगभग भारतीय जनता अच्छा, पार्टी आपका आंदोलन धनबाद और बोकारो रहा, लेकिन आप धनबाद और शोभा छोड़ के आप गिरिडीह लोकसभा में क्यों लड़ रहे हैं? बिल्कुल आपकी बातों में पॉइंट है और मेरे सवाल का जो उत्तर होगा उसमें भी पॉइंट है। लड़ने का रीज़न ये है कि मेरा जो खुद का वोटर आईडी है, जब हम खुद बात करते हैं कि भाई जिनका यह वोटर आईडी रही, जो लोग इस क्षेत्र के रहे हुए लोग लड़ते हैं, तो मेरा खुद का वोटर आईडी गिरिडीह लोकसभा है। मेरा गांव, मेरा प्रखंड, मेरा पंचायत, मेरा विधानसभा, मेरा लोकसभा गिरिडीह है। इसीलिए मैंने खुद के वोटर को प्रीफर किया कि मैं पहला वोट खुद को दूँ, इसीलिए गिरिडीह लोकसभा मेरा प्राथमिकता है। जयराम जी, 2 सवाल एक साथ पूछना चाहूँगा, समय का अभाव को भी देखते हुए। सबसे पहला तो ये कि जो आपके दल और आपके दल के प्रत्याशियों ने, लोगों ने जो बाहरियों के लिए जो शब्द और वानियों का इस्तेमाल किया, तो कितना साथ लगता है मिलेगा बाहरियों का? दूसरी बात कि अगर हम तब की बात नहीं कर रहे हैं कि आप हार जाते हैं, तो मैं तब की बात करता हूं कि अगर आप जीत जाते हैं तो आप किस गठबंधन को साथ देंगे? आप इंडी गठबंधन का साथ देंगे या एनडीए गठबंधन का साथ देंगे? क्योंकि सबसे पहली बात है, उस समय 2 चीज़ें होंगी जिनका साथ देंगे, उनसे एक बार चर्चा हो कि आप हमारे मुद्दों के साथ कितने, हमारे जो स्थानीय मुद्दे हैं उनके साथ आपकी क्या प्रतिक्रिया है। और दूसरा राय होगी जनता के साथ, हमको किसके साथ जाना चाहिए, क्योंकि आज सोशल साइट्स का ज़माना है। हम लोग तुरंत ट्विटर में कैंपेन कर सकते हैं, हैशटैग अभियान चला सकते हैं और वहाँ से एक मैसेज हमारे सामने सर्कुलेट होकर जब आएगा, या फिर हम लोग एक टोल फ्री नंबर जारी करेंगे कि हमें किसके साथ जाना चाहिए। तो जनता से पूछ के और अगली पार्टियों से अपने क्षेत्र की रजामंदी लेके हम लोग बाहरी वोट पे करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो हम ये कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार हमारे लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, जिस प्रकार हमारे लोग तमिलनाडु में रहते हैं, उस प्रकार हमने कभी किसी को नहीं, हमने कभी भी नहीं कहा ये बाहरी भीतरी की लड़ाई है। हमने ये कहा कि बंगाल हमारा बड़ा भाई है, उसके पास 88,752 वर्ग किलोमीटर है। बिहार हमारा मंझला भाई है, उसके पास 94,163 वर्ग किलोमीटर का ज़मीन है। उड़ीसा हमारा संझला भाई, उसके पास 1,55,707 वर्ग किलोमीटर है। और झारखंड सबसे छोटा है, इसके पास 79,714 वर्ग किलोमीटर है। अब मेरा सवाल ये है, अभी देखिए कल का रिजल्ट है, 61 में से 39 यूपी बिहार के। बताइए ये अन्याय है कि नहीं है? ये भारी भीतरी लड़ाई नहीं है भैया। कुछ लोग हैं, कुछ लोग नहीं, हमारे बड़े भाई हैं। अगर भारत एक देश है, लेकिन आपके संगठन के लोग तो लगातार बाहरियों को ही निशाना बना रहे हैं। हमने कभी नहीं कहा। हमने ये कहा कि बड़ा भाई और छोटा भाई में बंटवारा हो चुका है। हमें जो बंटवारा मिला है उसमें हम साग लगाएं, सब्जी लगाएं, वो हमारा मैटर है। आपके पास जो बंटवारा है, यानी आपके जो राज्य की नौकरियां हैं, आप उस पर अपना अधिकार जमाएं। हमारे राज्य की नौकरियों पर अधिकार हमारा है। बताइए 61 में 39 बाहर के लोग ले गए, तो बताइए झारखंड क्या करेगा? यहाँ के लोग अपराधी बनेंगे, यहाँ के लोग कोयला ठेलेंगे, यहाँ के लोग बालू ठेलेंगे, क्या करेंगे यहाँ के लोग? आप ही बताइए, ये कहाँ से समय किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। बाहरी वोट मैटर करेगा ना चुनाव में? देखिए, मैटर करेगा, लेकिन हमारा स्टैंड क्लियर है भाई, हम लोग स्थानीयता पर हैं। ऐसा नहीं है अगर महाराष्ट्र में किसी झारखंडी के वोटर कार्ड है तो वो जाके चुनाव लड़ता है, वो महाराष्ट्र किसी नेतृत्व को स्वीकार करता है। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। लोगों का साथ मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। जो दबे कुछ लोग हैं, शोषित पीड़ित लोग हैं, उनका भरपूर हमें साथ मिलेगा। जिनका जीवन अभाव से बीता है वो हमारे साथ हैं। मेरा एक सवाल रहा, सुदेश महतो आपके ऊपर हमला है, नाम तो नहीं लेते लेकिन आड़े हाथ लेता है कि एक मुखिया का चुनाव नहीं जीत पाता है तो बड़े ख्वाब देखते हैं। कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ख्वाब देखना बुरा बात नहीं है। और इस
जब जनता हमसे चाह रही है, हमने तो कभी नहीं चाहा कि हम लोग चुनाव लड़ेंगे, जनता ने चाहा है। तो अगर जनता ने चाहा है तो हम लोग आते हैं। अगर अवसर मिलेगा तो सेवा करेंगे, नहीं मिलेगा तो सड़क में सेवा करेंगे, और मौका मिला तो सदन के भीतर से सेवा करेंगे, सेवा की बात करेंगे। हम लोग ये नहीं कहेंगे आदरणीय प्रधानमंत्री की जगह कि मेरा क्या है, हम तो झोला उठा के चल जाएंगे, ये बयान हमारा नहीं रहेगा। क्योंकि मेरा है, मेरे बाप का लहू बहा है, इस मिट्टी के कण कण में मेरे बाप का रक्त दिखता है, इसलिए हम झोला उठा के कहीं नहीं जाएंगे। अगर जीतेंगे तो सदन से बात करेंगे, अगर नहीं रिजल्ट कर पाएँ तो सड़क से झारखंड की आवाज़ को बुलंद करेंगे, लेकिन झोला उठाकर कहीं नहीं जाने वाले हैं। पलड़ा किसका भारी है धनबाद लोकसभा क्षेत्र में? धनबाद लोकसभा क्षेत्र में आपके संगठन से? हमारे संगठन से तो ऐसे दमदार प्रत्याशी सामने नहीं आए हैं, लेकिन हम लोग उम्मीद करेंगे कि संगठन एक टीम यूनिट के रूप में काम करे और उस प्रत्याशी को जितने की स्थिति में लाके खड़ा कर देंगे? 2 दिन में हम लोग घोषित कर देंगे। धनबाद में हमेशा खूनी खेल होता है और अक्सर देखा जाता है कि यहाँ पिस्तौल बाल की राजनीति होती है। आपके जितने भी नामांकन आप नाम दर्ज बता रहे हैं, ये युवा है, इनके पास ना मनी पावर है, ना ही इनके पास औजार है, तो ये कैसे उन लोगों का मुकाबला करेंगे? देखिए, औजार से चुनाव नहीं लड़ा जाता है, औजार असंवैधानिक है, औजार से चुनाव नहीं लड़ा जाता है। चुनाव जो भारत का संविधान है उस दायरे से लड़ा जाता है, और हम लोग उस दायरे से चुनाव लड़ेंगे। और जहाँ तक अगर ऐसी परिस्थिति सामने आएंगी तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। तो झारखंड ही रक्त से, लहू बहाने से झारखंड का निर्माण हुआ है, तो अगर हमारे रक्त से झारखंड मजबूत होगा तो पीछे हटने के कोई चांस नहीं है। धनबाद में बीजेपी के साथ टक्कर होने वाला है और बीजेपी के पास तो काफ़ी फाइनेंशियल है, आपके पास ना फाइनेंशियल है ना ही आपके पास बड़ा इनकम सोर्सेस है, तो आखिर आप धनबाद में कैसे प्रमोट कीजिएगा? देखिए, उसके लिए जनता है, मीडिया बंधु हैं जो विचारधारा को हमारी गांव तक लेकर जाएंगे। आज सोशल मीडिया, इंटरनेट का ज़माना है, और नरेंद्र मोदी आदरणीय अगर प्रधानमंत्री बने तो इंटरनेट का बहुत बड़ा रोल है। 2014 से पहले हम भी सच में नहीं जानते थे उनको। 2014 में उनसे हम परिचय हो पाए कि वो 3 बार के मुख्यमंत्री हैं, जबकि उससे पहले नहीं जानते थे। तो इंटरनेट का ज़माना है, हम लोग इंटरनेट हमारा सहयोग करेगा। इंटरनेट के भी साथ साथ हम लोग ग्राउंड पे भी हैं। आज लगभग 12 करोड़ 37 लाख का मुआवजा मायने है 6 महीना का ग्राउंड पे। इंटरनेट और आईटी सेल कभी कभी अफवाहों को भी इतना बढ़ा देता है कि झूठ को भी सच बतला देता है। जी, ये सत्य तो ये है। फिर कैसे होगा? उसके लिए हमारी एक विशेष टीम रहेगी और वो उन चीज़ों को हैंडल करेगी, टेक ओवर करेगी। सर, आपने गिरिडीह के लिए जगह चुने कि वहाँ से आप लोकसभा लड़िएगा, और जेएमएम अपना उम्मीदवार के रूप में मथुरा प्रसाद महतो जी को दे रहे, जो कि आपके अभिभावक स्वरूप भी रह चुके हैं। तो आप जिस तरह के वहाँ के उम्मीदवार और आप दोनों में देखिए, आपने मेरा एक स्टेटमेंट सुना होगा, मैंने ये कहा कि अगर मुझ में राजनीतिक लक्षण नहीं है, मुझ में अगर राजनेता का गुण नहीं है, तो मेरी माँ भी मुझे वोट ना दे, मैं इस बात को कहूँगा। अगर मुझ में राजनीतिक समझ है, राजनीतिक चेतना है और राजनीतिक करने का लक्षण दिखता है, तो मेरी माँ भी मुझे वोट दे। तो फिर अभिभावक है, मानते हैं, उनके विद्यालय में, चूँकि मेरे पिताजी के दोस्त रहे हैं, उनके विद्यालय में हम पढ़े हैं निःशुल्क, जो सच्चाई है। लेकिन राजनीति अलग चीज़ है, राजनीतिक विचारधारा अलग चीज़ है। जयराम जी, ईवीएम को किस रूप में लेते हैं? देखिए, चूँकि जब धरती से रह के चंद्रयान को हैंडल किया जा सकता है तो ईवीएम को किया जा सकता है, लेकिन बहुत भारी पैमाने पे ईवीएम का प्रयोग होता है। तो हमारा एक साधारण सा युवक जो आईटी का स्टूडेंट नहीं है, कह पाना थोड़ा सा जल्दबाजी। सर, ईवीएम के बारे में मैंने सर्च किया था तो देखा था कि जितना वोटिंग होता है, जीतने वालों के लिए वहाँ 60% आते हैं और हारने वालों में 30% आते हैं। और बाकी क्या, अगर कोई नाम भी दर्ज करा के छोड़ देता है तो 1500 से 3000 आता है। तो इसका मतलब कहने का सॉफ्टवेयर तो सुनिए। आदरणीय सम्मानित पत्रकार महोदय, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ 80 करोड़ मतदाता है, तो 80 करोड़ में कम से कम तो उसका 10% लोग भी अगर सड़क पर आ जाएंगे ईवीएम के खिलाफ, तभी तो लोग विश्व पर ये मैसेज जाएगा। हमारे और आपके कहने से तुरंत बदलाव नहीं आएगा। इसीलिए अगर वास्तव में ईवीएम देश के लिए बेहतर नहीं है, तो यह देश की 80 करोड़ जनता को पहले अपने आप में राजनीतिक चेतना लाने की आवश्यकता है, उसके बाद ईवीएम पर बात उनको करनी चाहिए। मैं समर्थन में रहूँगा। अब दोनों में से बेटर किसको मानते हैं? किसमें? ईवीएम या देखिए, दोनों की अपनी अपनी परिस्थितियाँ। अगर ईवीएम को अगर छेड़छाड़ ना किया जाए तो ईवीएम भी गलत नहीं है, लेकिन छेड़छाड़ की आशंका जताई जा सकती है। देखिए, अगर आप मतपेटी को भी देखेंगे, उस समय भी बाहुबलियों का राज था, मतपेटी पे बोगस वोट होता था, उठा के कब्जा करके ले जाते थे। तो अगर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में है, लेकिन अभी आज के डेट में जैसे कि मतदाताओं की संख्या बढ़ी, बूथों की संख्या बढ़ी, तो इसे मतपेटी और ईवीएम में तुलना करेंगे तो ईवीएम आपके सामने ठीक बैठेगा। लेकिन प्रश्न है ईवीएम पर यह आता है कि उसको हैक किया जा सकता है, इसीलिए आप ईवीएम को लेकर पीछे जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर मतपेटी, ईवीएम दोनों पर चर्चा अगर होगी तो दोनों अपने समय के हिसाब से, अपने काम के हिसाब से गलत नहीं है, बस उसका गलत दुरुपयोग करने वाला ना हो।